आपदा के कार्यों में लापरवाही पर मुख्यमंत्री धामी का एक्शन। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता बीसी नैनवाल को हटाया गया। दिनेश सिंह रावत को दिया गया अधिशासी अभियंता हल्द्वानी का चार्ज। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने की प्रेस वार्ता। भाजपा सरकार पर जमकर बोला हमला। आपदा को लेकर सरकार को बताया फेलियर। उत्तराखंड के वित्त मंत्री ने की पुनर्गठन विभाग की समीक्षा बैठक। का लंबित पर संपत्तियों के बंटवारे के लिए ली जाएगी ऊर्जा सिंचाई और वन विभाग की संयुक्त बैठक। मंगलौर बद्रीनाथ उपचुनाव के लिए मतगणना कल। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं। भारी बरसात के चलते सब्जियां हुई महंगी। हल्द्वानी मंडी में टमाटर 100, करेला 120 और भिंडी बिक रही 80 रुपए प्रति किलो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करेंगे खबरों की ओर, पर उससे पहले जान लेते हैं हल्द्वानी से आ रही एक बड़ी खबर को। उत्तराखंड के हल्द्वानी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपदा के कार्यों में लापरवाही पर मुख्यमंत्री धामी का एक्शन। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता बीसी नैनवाल को हटाया गया। यह हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी की, जहां पर मुख्य अभियंता अल्मोड़ा कार्यालय में किया गया अटैच। आपदा के कार्यों में लापरवाही पर मुख्यमंत्री धामी का एक्शन है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता बीसी नैनवाल को हटाया गया है। दिनेश सिंह रावत को दिया गया अधिशासी अभियंता हल्द्वानी का चार्ज। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के कार्यों में देरी और लापरवाही पर हुई कार्रवाई। सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने जारी किया आदेश। यह हम बात कर रहे हैं हल्द्वानी की, जहां पर आपदा के कार्यों में लापरवाही पर मुख्यमंत्री धामी ने एक्शन लेते हुए सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता बीसी नैनवाल को हटा दिया है और उनकी जगह किसी और को पदभार सौंपा गया है। जबकि नैनवाल को मुख्य अभियंता अल्मोड़ा कार्यालय में अटैच किया गया है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 22 जुलाई से शुरू होने जा रहे कांवड़ मेले की तैयारी को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। इस मौके पर सीएम धामी ने बताया कि बैठक में अधिकारियों को हरिद्वार से जल भरकर जाने वाले कांवड़ यात्रियों की सुविधाओं को लेकर चर्चा हुई। कांवड़ मेले के दौरान कांवड़ पटरी, पेयजल, सीवर और लाइट की व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश संबंधित अधिकारियों को दिए गए। इसके साथ ही उन्होंने मंगलौर चुनाव में जीत का दावा भी किया है। पहली बार उत्तराखंड के अंदर एक परिपाटी और एक मिथक तोड़ने का काम किया और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को राज्य स्थापना के बाद लगातार दूसरी बार सरकार में आने का अवसर प्रदान किया। और हमारा ये वायदा था, ये हमारा संकल्प था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहले देवभूमि के अंदर समान नागरिक संहिता का विधेयक लाएंगे, उसके लिए काम करेंगे। और मुझे खुशी है कि सामान्य जनता से, आम जनता से, देवभूमि की देवतुल्य जनता से जो हमने वायदा किया था, वो वायदा हमारा पूरा हो गया। पहली बार उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रुद्रपुर पहुंचे, जहां उन्होंने किच्चा विधायक तिलकराज पेहड़ के आवास पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और आपदा को लेकर भी सरकार को फेलियर बताया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में अतिक्रमण हटाने को लेकर सरकार की स्थिति साफ नहीं है। अतिक्रमण हटाने को लेकर सरकार के दो चेहरे सामने आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने आपदा प्रबंधन को लेकर धामी सरकार को घेरा और कहा कि बद्रीनाथ हाईवे पर 3 दिन से हजारों यात्री फंसे हुए हैं, उनके सामने रहने
खाने की समस्या पैदा हो चुकी है। एक चेहरा देहरादून से आदेश देता है और दूसरा चेहरा उनका जहां अतिक्रमण हटाया जाता है तो वहां एमएलए के रूप में या मंत्री के रूप में अतिक्रमण को रोक करके वो लेते हैं। तो ये जो है अतिक्रमण, ये स्पष्ट करें कि अतिक्रमण को लेकर के राज्य सरकार की क्या नीति। और इस समय एमएलए अतिक्रमण के पृष्ठपोषण कर रहे हैं। जितने अतिक्रमण हैं, मेरा आरोप है ये देहरादून के सारे नदी नाले खाले सब भाजपा के शासनकाल में भरे गए। हमने 2016 तक जितने अतिक्रमण थे उनको नियमित कर दिया और उसके लिए कानून बना दिया। मलिन बस्तियों को मालिकाना हक देने का कानून बना दिया। उत्तराखंड के मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए शनिवार को मतगणना की जाएगी। मतगणना स्थल पर सीसीटीवी लगाया गया है और सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं भी की गई हैं। अंदर के लेयर में सीएपीएफ की टीम तैनात की गई है और बाहर के लिए उत्तराखंड पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग होगी और इसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम और पोस्टल बैलेट दोनों की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। बाई इलेक्शन के लिए शेड्यूल फिक्स किया था, उसके अकॉर्डिंग कल 13 तारीख को विधानसभा बद्रीनाथ और मंगलौर के जो उपनिर्वाचन है उसके लिए सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। और जो आयोग के डायरेक्शन है वो सबसे पहले पोस्टल बैलेट से काउंटिंग शुरू होगी और 8:30 बजे ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। यानी कि फिर उसके बाद 8:30 बजे से दोनों ईवीएम भी और पोस्टल बैलेट भी एक साथ काउंटिंग चलेगी। दोनों विधानसभा में काउंटिंग के लिए 14 टेबल लगाई गई है और जो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग है उसके लिए बद्रीनाथ में 7 टेबल और मंगलौर में 5 टेबल लगाई गई है। चमोली जिला प्रशासन ने बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव की मतगणना के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतगणना का कार्य 13 जुलाई को सुबह 8 बजे से शुरू होगा। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव की मतगणना 13 जुलाई को सुबह 8 बजे से पीजी कॉलेज गोपेश्वर में होगी। मतगणना के लिए रिजर्व सहित 17 मतगणना सुपरवाइजर, 18 मतगणना सहायक और 22 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। बद्रीनाथ विधानसभा उपनिर्वाचन की मतगणना की तिथि निश्चित है। उसके क्रम में मतगणना केंद्र स्थापित किया जा चुका है। केंद्र पर सभी तैयारियां पूरी हैं। इसमें हमारा 14 टेबल पर ईवीएम की काउंटिंग की जाएगी। उसके अतिरिक्त पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के लिए 7 टेबल निर्धारित किए गए हैं। साथ में जो हमारे ई पोस्टल बैलेट आएंगे सर्विस वोटर्स के, उनके लिए भी 8 टेबल ऐसी हैं जिनके जो प्री काउंटिंग कैंडिडेट हैं और उनके निर्वाचन अभिकर्ता हैं, उनके साथ एक बैठक करके उनको विस्तृत स्तर से सारी जो जानकारियां हैं वो दी जा चुकी हैं। उत्तराखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने पुनर्गठन विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक की, जहां उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य से अलग होने के बाद उत्तराखंड को बने हुए 24 साल हो चुके हैं, लेकिन कुछ संपत्तियों का बंटवारा अभी शेष है, जिस पर पुनर्गठन विभाग लगातार कार्यरत है। उन्होंने कुछ बिंदुओं के निस्तारण की बात भी कही है। तो कुछ संपत्तियों के बंटवारे के बारे में हम लोग लगातार प्रयास करते रहे और चूंकि पुनर्गठन विभाग जो है वो ये सब काम लगातार देख भी रहा है। आज उसकी समीक्षा बैठक मैंने की, हालांकि इससे पहले मैं बैठा था। तो जो बिंदु निस्तारित हुए और जो बिंदु अभी निस्तारित होने, तो उन पे मेरी द्वारा चर्चा की गई। उसमें जैसे आप देखिए हरिद्वार में जो सिंचाई विभाग का जो भूमि है, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग, वो 697 हेक्टेयर है। लेकिन उसमें अब ये तय हुआ था उस समय कि जब भी कुंभ मेला या अन्य ऐसे आवश्यक प्रयोजन होंगे हम उसमें कर सकेंगे। जैसे हमारे यहाँ कुंभ होगा तो हम उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री सहित विधायकों के दिल्ली में केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर के शिलान्यास समारोह में शामिल होने पर सवाल उठाए। मुख्य प्रवक्ता गिरमा मेहरा दसोनी ने पत्रकार वार्ता में इसे आस्था पर चोट करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा परंपरा के विपरीत 4 शंकराचार्यों के अलावा
अपने दर्जनों शंकराचार्य बनाए। ज्योतिर्लिंगों की इस महिमा के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी तो किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ईश्वर तमाम विधायकों को सद्बुद्धि दे जो इस तरह का कृत्य दिल्ली में करके आए हैं। उत्तराखंड के चारों धाम, उत्तराखंड को देवभूमि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ 4 धाम विराजते हैं, और आप उसको डेंट पहुंचाते हुए दिल्ली में केदारनाथ का रेप्लिका का शिलान्यास करते हुए आए हैं। भोले शंकर के बारे में सबको पता है कि भोलेनाथ तो हिमालय में विराजते हैं, भोलेनाथ तो तपस्या हिमालयों में करते हैं, अब दिल्ली गाजियाबाद में भी पाए जाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मजाक और बहुत बड़ा आस्था के साथ खिलवाड़ किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी तमाम जो किचन कैबिनेट है उसने, और इसका विरोध होना चाहिए। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं कि आप जो है ये कोई जियो या किसी वेस्ट साइड वगैरह का आउटलेट नहीं है कि आप पूरे देश भर में खोलते चले जाएंगे। लोगों की प्रगाढ़ आस्था है केदारनाथ धाम में, और आज का नहीं, आदिकाल पुराना हमारा ये मंदिर है। अब आप उसका रेप्लिका खोलने लगे हैं पूरे देश भर में, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये हिंदू धर्म के जो झंडा बरदार बनते हैं ये अज्ञानी लोग हैं, और ईश्वर इनको सद्बुद्धि देगा, ऐसी मैं अपेक्षा करती हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड के 4 खंडों की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया गया। यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए रिटायर्ड न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। ऐसे में विशेषज्ञ समिति की ओर से राज्य सरकार को यूसीसी रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद से लोग रिपोर्ट के सार्वजनिक करने की मांग कर रहे थे, जिसे देखते हुए यूसीसी के रूल्स तैयार कर रही कमेटी ने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का निर्णय लिया। अब आम जनता यूसीसी रिपोर्ट को यूसीसी की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकती है। यूसीसी का जो संहिता है वो तो विधेयक विधानसभा में पारित हो चुका, केवल लागू होने की तिथि अब निर्धारित होनी है। इसके संबंध में नियमावली बनाई जा रही है। यूसीसी में 3 प्रकार की मुख्य व्यवस्थाएं की गई हैं: शादी और तलाक, मैरिज एंड डिवोर्स, उसके साथ ही साथ लिव इन रिलेशनशिप का है, और साथ ही साथ इनहेरिटेंस और सक्सेशन, जिसमें इंटरस्टेट सक्सेशन और टेस्टामेंटरी सक्सेशन दोनों को कवर किया गया है, और ये सेकुलर लॉ के रूप में लाया गया है जो सभी पर समान रूप से लागू। जब नियमावली बन जाएगी, ऐसा राज्य सरकार को लागू करना है, लेकिन समिति भी नियमावली बना रही है। मैं जैसा समझता हूं कि नियमावली जब बन जाएगी और उस कार्यान्वयन की स्थिति में सरकार आ जाएगी तो यूसीसी और नियमावली दोनों साथ में लागू। उत्तराखंड में यूसीसी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने को लेकर वेबसाइट पर अपलोड उसे कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस ने इसे सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट बताया। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि यूसीसी रिपोर्ट को सरकार पिछले काफी लंबे समय से जारी करने की बात कर रही है, लेकिन यूसीसी रिपोर्ट को उन्होंने अब सार्वजनिक किया है। सरकार को इसमें सभी वर्गों की राय लेनी चाहिए थी। भाजपा जल्दबाजी में यूसीसी लेकर आ रही है। उन्होंने इसके लिए कोई भी तैयारी नहीं की, सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए यूसीसी को लागू किया जा रहा है। राजनीतिक व्यक्तियों की राय लेनी चाहिए और जो बुद्धिजीवी है उनकी भी राय लेनी चाहिए थी। अब ये सार्वजनिक करने जा रहे हैं। जब इनका मसौदा जनता के बीच में आएगा तब उसके बारे में ज्यादा हम विस्तार से कह सकते हैं। अभी तो यही नहीं मालूम है कि उसमें किसके हित सुरक्षित है, किसके हित सुरक्षित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जल्दबाजी में यूसीसी को लेके आ रही है। उन्होंने इसके लिए कोई भी तैयारी नहीं करी है, सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए ये यूसीसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब इसका मसौदा बीच में आएगा तो इसके बारे में बेहतर तरीके से हम कह सकते हैं। रुड़की पहुंचे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश की सरकार बहुत संजीदा है और सरकार की तरफ से किसी भी शिव भक्त को परेशानी का सामना नहीं करने दिया जाएगा। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने यह भी कहा कि आज उन्होंने समीक्षा बैठक ली और बहुत अच्छी तैयारी उनकी तरफ से कराई जाएगी। समीक्षा बैठक ले रहे हैं, मैं भी बैठक ले रहा हूं और बहुत अच्छी हम तैयारी करेंगे कांवड़ यात्रा में कि ताकि किसी को भी कोई दिक्कत न रहे। समीक्षा बैठक ले रहे हैं। बाजपुर की मुंडिया कला निवासी एक युवती ने गुरुवार देर शाम को संदिग्ध परिस्थिति में अपने घर में फांसी लगा ली है, जिसके बाद युवती के परिजन उसके अनफन में स्वास्थ्य केंद्र में लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। वही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेने का प्रयास किया, लेकिन मृतका के परिजनों ने कोई कार्रवाई नहीं कराए जाने की बात कही। इसके बाद पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शव को कब्जे में लिया और शुक्रवार को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भाजपा सीईओ अनुराम आर्य ने घटना की तहरीर आने के बाद अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
112 द्वारा पुलिस को सूचना मिली थी कि मुड़िया कला में एक 19 साल की लड़की द्वारा आत्महत्या कर दी गई है। तो इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक इस संबंध में कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर जांच की जाएगी। भाजपा नगर पालिका के नामित सभासद विमल शर्मा के बाद पीड़ितों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां विमल शर्मा ने एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी को ज्ञापन सौंपा। मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसके साथ उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष पर प्रधानमंत्री आवास योजना और सड़क निर्माण कार्य में घोटाला किए जाने का आरोप लगाया और इस मामले में निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। वहीं उन्होंने जल्द कार्रवाई नहीं होने पर क्षेत्र के लोगों के साथ आंदोलन की चेतावनी भी दी है। उनको मुआवजा दिया जाए किसी बिना दबाव के, क्योंकि जो कुछ लोग जो जनप्रतिनिधि हैं नगर पालिका में वो अपने चहितों को बाढ़ आपदा से मुआवजा दिलाने के चक्कर में, परंतु ऐसा मैं किसी भी कीमत पे होने नहीं दूंगा। दूसरी मेरी मांग है एसडीएम साहब से कि प्रधानमंत्री आवास में नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा मनमाने तरीके से अपने चहितों को आवास 2 मंजिले तक पे आवास दिए गए, तो उनकी जांच होनी चाहिए। करोड़ों रुपए का चूना उन्होंने सरकार को लगाया है, उनकी जांच होनी चाहिए। और तीसरा, नगर पालिका बाजपुर हमारे ऐसे क्या नाम है तुम्हारा गदरपुर जो विधायक है हमारे अरविंद पांडे जी, उनके द्वारा 2.5 करोड़ रुपए की लागत से एक ये अंडरपास बनाया जिसमें पानी भरा हुआ है, उनको मुआवजा दिया जाए किसी। आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारी अब चरम पर है। लाखों श्रद्धालु हर रोज हरिद्वार आते हैं और ऐसे में शहर में साफ सफाई बनी रहे, इसके लिए नगर निगम ने 1000 कर्मचारी की नियुक्ति की है, जो कि 13 जुलाई से अपने कार्य शुरू कर देंगे। मुख्य नगर आयुक्त वरुण चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि 100 मोबाइल शौचालय, 240 अस्थायी शौचालय और 800 स्थायी शौचालय बनाए जाएंगे। नगर निगम द्वारा जो तैयारियां की जा रही हैं 2024 के कावड़ मेला के लिए, उसमें सबसे पहले हमने अपनी मैन पावर जो है उसमें 1000 एक्स्ट्रा मैन पावर जो है वो डिप्लॉयमेंट की कार्रवाई हमारी पूर्ण हो चुकी है। जो कल से हमारी मैन पावर जो है वो फील्ड में उतर जाएगी। इनके द्वारा सफाई के जितने कार्य हैं वो करवाए जाएंगे और हमारा जो रूटीन स्टाफ है वो कार्य में लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त 1000 लोग और जो हैं इनसे भी सफाई का कार्य जो है उसमें सहायता ली जाएगी। नगर निगम द्वारा उत्तराखंड के देहरादून में पुलिस ने संदिग्ध रेडियो एक्टिव सामग्री वाले कुछ बक्से जब्त किए। मामला जाखंड के पास ब्रुक एंड वुड्स सोसाइटी का है, जहां पुलिस को रेडियो एक्टिव पदार्थ होने की सूचना मिली। इसके बाद एसआई आशीष रावत और सीबीआरएन टीम ने तत्काल घटनास्थल पर जाकर सर्च ऑपरेशन किया। शुरुआती जांच में सामने आया कि इस प्रकार के डिवाइस का निर्माण मुंबई के भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में किया जाता है, जो मेडिकल और फील्ड और बड़ी पाइपलाइनों में लीकेज चेक करने के काम आती है। टीम ने 4 घंटे तक जांच की और बताया कि इसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं है, हालांकि इसमें कुछ अन्य रसायन होने की जानकारी दी गई है। फिलहाल विशेषज्ञों से इस डिवाइस की विस्तृत जांच करवाने की बात कही गई है। पहाड़ों में एक तरफ बरसात का कहर आम जिंदगी पर भारी पड़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ भारी बरसात के चलते सब्जियां महंगी हो चुकी हैं। हल्द्वानी मंडी में टमाटर 100, लौकी 50, पहाड़ी मूला 100, करेला 120 में और भिंडी 80 रुपए प्रति किलो बिक रही है। सिर्फ प्याज की कीमत ही 50 रुपए प्रति किलो बताई जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि मानसून के चलते माल खराब हुआ है, जिसकी वजह से सब्जी की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। टमाटर सर शॉर्टेज हो रहा है, बारिश की वजह से टमाटर नहीं आ रहा है, इस वजह से टमाटर महंगा हो रहा है। क्या रेट बिक रहा है मंडी में? आज 1600 रुपए के रेट टमाटर बिका है। आप क्या रेट बेच रहे हैं? टमाटर 80 रुपए किलो बेच रहे हैं। तो ग्राहक आ रहा है आपके पास? आ ही रहे हैं, लेके ही जा रहे हैं, खा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ले ही जा रहे हैं घर के लिए। अभी कहाँ का है टमाटर? कहाँ से लोकल का है, बाहर से आ रहा है? ये हर जगह का ही चल रहा है। ये नासिक, इधर बेंगलोर का भी आ रहा है और देहरादून का भी आया हुआ है टमाटर। पहाड़ का भी चल ही रहा है अपने। बाकी सब्जियां सभी महंगी है इस टाइम, कुछ भी सस्ता नहीं है। आलू भी 40 रुपए किलो बिक रहा है, अच्छा पहाड़ वाला आलू। क्या लगता है कब तक रहेगी ये महंगाई? अब तो समथिंग 1.5 महीने तक तो महंगाई रहेगी। जब तक बारिश है तब तक तो सब्जियां महंगी रहेंगी। बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है सब्जी। अभी 2 दिन पहले मैं मंडी लगभग आती रहती हूँ, तो 150 रुपए किलो बोला था, अभी जाके 100 या 90 ऐसे बोल रहे हैं। तो अभी मैंने 90 रुपए किलो टमाटर लिए हैं
और बाकी सब्जियां भी 50, 60, 70, 80 ऐसे, इससे नीचे कोई भी सब्जी है नहीं। तो सबके घर का बजट बिगड़ गया है। तो सर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सब्जी की। क्या वजह मानसिक किस वजह से हो रही है सब्जी में? ये हो सकता है बारिश ज्यादा हो रही है, उसकी वजह से भी फसलों को नुकसान हो रहा हो। सब्जी की फसल जो लोग कर रहे हैं तो वो लॉस कहाँ से लोग झेलेंगे। करने आया हुआ हूँ, लेकिन सब्जियों के दाम देख के हिम्मत जैसी नहीं हो रही, लेकिन खाना तो है ही है। मुझे तो जो भी लग रहा है वो सभी चीज महंगी लग रही है। टमाटर ले लीजिए 80 रुपए किलो, प्याज 100 रुपए, बहुत सब चीज महंगी है। लौकी जैसी चीज भी महंगी है। बिल्कुल। अब खाएं तो क्या खाएं। अब क्या है, पहाड़ों में बारिश हो रही है, पहाड़ से सामान आ नहीं रहा है। गरीब की थाली से सब्जी का स्वाद फीका होता जा रहा है, क्योंकि महंगाई की मार ने एक बार फिर सब्जियों के दामों को इतना बढ़ा दिया है कि प्याज आंसू निकाल रहे हैं तो टमाटर के भाव इतने उछल मार रहे हैं कि रोज गुदगुदा रहा है। वहीं इन सब्जियों ने भी महंगाई का चोला इस कदर पहन लिया है कि थाली से मानो सब्जियां गायब हो रही हैं। जो 1 किलो से काम चलता था, वहां अब पाव भर सब्जी के लिए भी जेब टटोलनी पड़ रही है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि महंगाई डायन खाए जात है। देखिए हल्द्वानी से कंचन वर्मा की एक खास रिपोर्ट। 90 ऐसे बोल रहे हैं, तो अभी मैंने 90 रुपए किलो टमाटर लिए हैं। तो सबके घर का बजट बिगड़ गया है। टमाटर सर शॉर्टेज हो रहा है, बारिश की वजह से टमाटर नहीं आ रहा है, इस वजह से टमाटर महंगा हो रहा है। लौकी जैसी चीज भी महंगी है। बिल्कुल। अब खाएं तो क्या खाएं। बरसात के शुरू होते ही सब्जियों के दामों ने आसमान छूना शुरू कर दिया है। तड़के की शान कहे जाने वाले टमाटर अब 80 रुपये किलो तक बिक रहे हैं, जबकि एक सप्ताह पहले ही टमाटर 40 रुपये किलो बिक रहा था। लगातार बढ़ रही महंगाई का सबसे बड़ा असर गरीब और सामान्य परिवारों पर पड़ रहा है। यही नहीं, कई सब्जियों के दामों में अभी और अधिक उछाल देखने को मिल सकता है। पिछले एक सप्ताह से सब्जियों के दामों ने आम जन की जेब ढीली कर दी है। सब्जियों के दाम बढ़ने के पीछे मैदानी क्षेत्रों में भारी बारिश बताई जा रही है। सब्जी विक्रेता ने बताया कि बारिश की वजह से टमाटर की शॉर्टेज हो गई है, इसी कारण टमाटर महंगा हो गया है। हल्द्वानी मंडी में आज टमाटर 1600 रुपये प्रति कैरेट बिका है। बताया जा रहा है कि मानसून के चलते माल खराब हुआ है, जिसकी वजह से सब्जियों की कीमत बढ़ती जा रही है। टमाटर सर शॉर्टेज हो रहा है, बारिश की वजह से टमाटर नहीं आ रहा है, इस वजह से टमाटर महंगा हो रहा है। क्या रेट बिक रहा है मंडी में? आज 1600 रुपए के रेट टमाटर बिका है। आप क्या रेट बेच रहे हैं? टमाटर 80 रुपए किलो बेच रहे हैं। बाकी सब्जियां सभी महंगी है, इस टाइम कुछ भी सस्ता नहीं है। आलू भी 40 रुपए किलो बिक रहा है, अच्छा पहाड़ वाला आलू। क्या लगता है कब तक रहेगी ये महंगाई? अब तो समथिंग 1.5 महीने तक तो महंगाई रहेगी। जब तक बारिश है तब तक तो सब्जियां महंगी रहेंगी सभी। सब्जियों के बढ़ रहे दाम का असर नागरिकों की थालियों में दिखने लगा है। सब्जी व्यापारियों ने बताया कि महंगाई के कारण अधिकांश ग्राहक पाव भर सब्जी ही खरीद रहे हैं। महंगी सब्जियों से लोगों को कब राहत मिलेगी, इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इधर घरेलू महिलाओं ने भी सब्जियों के दाम बढ़ने पर थाली में सब्जी की मात्रा में कटौती करनी शुरू कर दी है। तो अभी मैंने 90 रुपए किलो टमाटर लिए हैं और बाकी सब्जियां भी 50, 60, 70, 80 ऐसे, इससे नीचे कोई भी सब्जी है नहीं। तो सबके घर का बजट बिगड़ गया है। तो सर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हो सकता है बारिश ज्यादा हो रही है, उसकी वजह से भी फसलों को नुकसान हो रहा हो। सब्जी की फसल जो लोग कर रहे हैं तो वो लॉस कहाँ से लोग झेलेंगे। इस वजह से जो किसान सब्जी की खेती कर रहे हैं उनको भी लॉस हो रहा है, और हम खरीदे तो हमें महंगाई में खरीदना पड़ रहा है। पहाड़ों में एक तरफ बरसात का कहर आम जिंदगी पर भारी पड़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ भारी बरसात के चलते सब्जियां महंगी हो गई हैं। सब्जियों के महंगे होने से आम आदमी की जेब ढीली होती जा रही है। हल्द्वानी मंडी में सबसे महंगी सब्जी इस वक्त टमाटर है। हल्द्वानी मंडी में टमाटर 100 रुपये किलो, लौकी 50 रुपये प्रति किलो, पहाड़ी मूला 100 रुपये प्रति किलो, करेला 120 रुपये प्रति किलो, कद्दू 80 रुपये प्रति किलो, भिंडी 80 रुपये प्रति किलो बिक रही है। जहां ग्राहक टमाटर पहले 50 से 60 रुपये प्रति किलो के भाव से 1 किलो तक ले जाते थे, वहीं ग्राहक अब 1 किलो की जगह 1 पाव टमाटर से ही गुजारा कर रहे हैं। केवल प्याज की कीमत 50 रुपये प्रति किलो है, जिसको सबसे ज्यादा सस्ता माना जा रहा है। लेकिन सब्जियों के दाम देख के हिम्मत जैसी नहीं हो रही, लेकिन खाना तो है ही है। मुझे तो जो भी लग रहा है वो सभी चीज महंगी लग रही है। टमाटर ले लीजिए 80 रुपए किलो, बहुत सब चीज महंगी है। लौकी जैसी चीज भी महंगी है। बिल्कुल। अब खाएं तो क्या खाएं। अब देखना ये खास होगा कि त्रस्त जनता को इस महंगाई से कब तक निजात मिलेगी। आवाज इंडिया के लिए हल्द्वानी से अजहर मलिक की रिपोर्ट। अब देखते रहिए TV24। नमस्कार।